Hello, my dear students. How are you? All good? Hope everything is fine. Let's continue once again with the series of wave optics. पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था व्हाट इज इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट एंड देन व्हाट आर द कंडीशंस टू ऑब्टेन कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. ठीक है, अगर इन केस आपने ये चीज़ें नहीं देखी हैं, वो वीडियोस नहीं देखे हैं, तो इस लेक्चर को देखने से पहले बेटर होगा जस्ट गो थ्रू द प्रीवियस वीडियोस सो दैट एवरीथिंग इज क्लियर, ताकि आपको ये चीज़ें प्रॉपरली समझ में आ जाए. फाइन, सो लेट्स कंटिन्यू हियर ऑनवर्ड. सो बच्चों, अब हमको पता है कि व्हाट इज इंटरफेरेंस, जहाँ पे दो या दो से ज्यादा वेव्स सुपर इम्पोज करती हैं और फिर एक नया रिजल्टेंट वेव क्रिएट करती है. डिपेंडिंग ऑन दियर फेज डिफरेंसेस और पाथ डिफरेंसेस, वहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी क्रिएट हो सकता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी क्रिएट हो सकता है. व्हाट इज कंस्ट्रक्टिव? जब दो वेव सेम फेज में ओवरलैप करती है तो वो वहाँ पर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है, दैट इज कंस्ट्रक्टिव. जब दो वेव्स एग्जैक्टली आउट ऑफ फेज ओवरलैप करती है तो वहाँ पे बनता है डिस्ट्रक्टिव, और वहाँ पर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मिनिमम होता है. और दोनों अगर इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड्स इक्वल हो तो वहाँ पे जीरो एम्पलीट्यूड बन जाएगा, दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव. ठीक है, ये सब कुछ मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में एक्सप्लेन किया है. अब थोड़ा सा आगे की तरफ चलते हैं. सपोज जैसा हमने देखा कि अगर दो वेव्स इंटरफेयर कर रही है तो लाइक दिस वे, सपोज ये पहली वेव यहाँ से आ रही है, दूसरी यहाँ से आ रही है, इन्होंने यहाँ पे ओवरलैपिंग की. जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे पहली बार वो मिलेंगे, हो सकता है वो सेम फेज में मिले. अगर सेम फेज में मिले तो क्या बनेगा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ब्राइट पॉइंट. तो व्हाट डू यू थिंक, अब ये वेव यहाँ पर रुक तो नहीं जाएगी ना, ये वेव्स तो ऐसे कंटिन्यू चलती रहेंगी. और कोई भी सोर्स ऑफ लाइट में से एक सिंगल वेव तो नहीं निकलती है, वहां पे मल्टीपल वेव्स निकलते हैं. पहले जो मैंने एक्सप्लेन किया आपको, एक सिंगल लाइट रे के रेस्पेक्ट में एक्सप्लेन किया. बट अब जब भी कभी लाइट प्रोड्यूस करोगे तो आपके पास एक सोर्स होगा, और सोर्स से मल्टीपल लाइट रेज आएंगी. तो जो मल्टीपल लाइट रेज यहाँ से आ रही हैं, तो ऑब्वियसली है कि हो सकता है सबकी सब मिलेंगी यहाँ पे, नो डाउट. और मिलने के बाद क्या होगा, ये आगे की तरफ इधर बढ़ेंगी और ये वाली वेव्स आगे की तरफ इस तरफ बढ़ेंगी. तो आप देख सकते हो कि हर एक पॉइंट पे अलग अलग फेज डिफरेंस, अलग अलग पाथ डिफरेंसेस होंगे. अगर इन केस सपोज इन सारे वेव्स को मैंने एक स्क्रीन पे अलाउ किया फॉल होने के लिए, दिस वे, अगर ये सारी लाइट वेव्स इंटरफेयर होने के बाद एक स्क्रीन पे फॉल होती है, तो स्क्रीन पे आपको क्या दिखेगा? ब्राइट या फिर डार्क? अब देखो, ये जरूरी नहीं होता है कि पहली बार जब उन्होंने ओवरलैपिंग की तो अगर यहाँ पे ब्राइट बना तो थ्रू आउट द स्क्रीन ब्राइट ही होगा, या पहली बार जब उन्होंने ओवरलैपिंग किया तो वहां पे अगर अपोजिट फेज में थे या आउट ऑफ फेज में थे तो वहां पे डार्क बना तो थ्रू आउट द स्क्रीन डार्क ही बनेगा. ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि वेव्स जैसे जैसे आगे प्रोसीड करती जाएंगी, अगर ऑब्लिकली फॉल हो रही तो अलग अलग लोकेशंस पे उनके अलग अलग पाथ डिफरेंसेस और फेज डिफरेंसेस होंगे. सो एज अ रिजल्ट कहीं पे ब्राइट बनेगा, कहीं पे डार्क बनेगा, या कहीं पे कंस्ट्रक्टिव, कहीं पे डिस्ट्रक्टिव. तो जब इस तरह लाइट वेव्स को हम पूरे स्क्रीन पे फॉल करते हैं तो स्क्रीन पे आपको अल्टरनेट ब्राइट और डार्क बैंड्स दिखाई देते हैं. सपोज अगर ये बिगर लाइंस को आप ब्राइट बैंड कंसीडर कर रहे हो, स्मॉलर को डार्क, तो यू कैन सी alternate bright dark bright dark bright dark bands will be there. As such type of pattern where we get alternate bright and dark bands is known as interference pattern, is known as interference pattern. But remember that ये पैटर्न तो बन जाएगा. ठीक है, आपने दो सोर्स ऑफ लाइट ले लिया, लाइट को फोकस किया, यहाँ पे पैटर्न आपको दिख भी सकता है, तो इसको हम बोलते हैं इंटरफेरेंस पैटर्न. बट ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पे अगर आप सेपरेशन देखोगे तो हो सकता है कहीं पे कम, कहीं पे ज्यादा भी हो सकता है. कोई क्लोजली स्पेस होगा, कोई वाइडली स्प्रेड होगा. ये डिपेंड करता है कि आपके प्रॉपर कुछ कंडीशंस की जरूरत होती है, वो आपने इंप्लीमेंट की है या नहीं किया. बट इन केस सपोज अगर इस पूरे पैटर्न में सारे ब्राइट और डार्क बैंड्स इक्वली स्पेस्ड हो, तो उस टाइप के पैटर्न को बोलते हैं स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न, व्हिच इज द पार्ट ऑफ योर सिलेबस, जहां पे आपको पढ़ना है सिर्फ स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न. तो व्हाट डू यू मीन बाय स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न? if you get alternate bright and dark bands with equal width or equal spacing, so that type of pattern is known as steady interference pattern. But as you know कि कोई भी अच्छी चीज इतनी आसानी से आपको मिलती नहीं है, तो ऑब्वियसली इंटरफेरेंस पैटर्न का भी वही हाल है. इंटरफेरेंस पैटर्न चाहिए, वो भी एकदम स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न, जहां पे सब ऑल्टरनेट ब्राइट और डार्क बैंड्स प्रॉपर्ली इक्वली सेपरेटेड हो. तो यहाँ पे भी आपको कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड है. एज यू नो, सारी फैसिलिटीज में नीचे लिखा रहता है टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई, तो ऐसा ही कुछ इनके साथ में भी है.
स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न के लिए भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है, वो कंडीशंस अगर आप फुलफिल करोगे तो ही आपको एक अच्छा खूबसूरत सा स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा, अदरवाइज नहीं। तो फटाफट डिस्कस कर लेते हैं कि वो कंडीशंस क्या क्या है, किस कंडीशन की रिक्वायरमेंट होती है टू गेट सच टाइप ऑफ स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न जहां पे ऑल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क बैंड्स होते हैं। तो आज के टॉपिक में हम इसी को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो इसके प्रॉपर मैं डेफिनेशन आपको मेंशन कर दूं, उसके बाद आता हूं कंडीशंस पे। फाइन। सो आप हेडिंग देख सकते हो, साइड बाय साइड मेरे पैनल लिख सकते हो, स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न। Steady interference pattern. It is the interference pattern which shows alternate bright and dark bands with equal separation. मतलब कहीं पे भी आप देखोगे ब्राइट टू ब्राइट, डार्क टू डार्क, तो वो सेपरेशन आपको हर जगह पे सेम मिलेगा। पर जैसे मैंने बताया, ये इसको पाना इतना आसान नहीं है। अब ये इसको पाने के लिए आपको कुछ टर्म्स और कंडीशन को फुलफिल करना पड़ेगा। लेट्स डिस्कस दोस कंडीशंस। Conditions to obtain steady interference pattern. चलो वन बाय वन देखते हैं कि वो कंडीशंस क्या क्या हैं जिनको फुलफिल करके हम इस टाइप के पैटर्न को देख सकते हैं। सबसे पहली एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन, जैसा आपको पता है कि हमको एटलीस्ट दो सोर्स तो चाहिए, तो देन द टू सोर्सेस must be coherent। सबसे पहली और मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन, द सोर्सेस मस्ट बी कोहेरेंट। ये वर्ड आपके लिए कंप्लीटली नया है। व्हाट डू यू मीन बाय कोहेरेंट सोर्सेस? द टू सोर्सेस मस्ट बी कोहेरेंट। कोहेरेंट का मतलब क्या होता है, पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए, तभी आप उस तरह की कंडीशन को फुलफिल करने की कोशिश कर सकते हो। देखो, द टू सोर्सेस आर सेड टू बी कोहेरेंट if they are either in the same phase, मतलब जब जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे वो फॉल कर रहे हैं वो दो के दोनों सेम फेज में हो, या फिर उनके बीच में कांस्टेंट फेज डिफरेंस हो। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ एग्जैक्टली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टर्म कोहेरेंट सोर्सेस। सपोज जैसे ये पहली वेव आ रही है, ये जब स्टार्ट होगी जीरो फेज से स्टार्ट होगी, फिर एक कंप्लीट वेव बनने के बाद इसका फेज चेंज, जैसा आपको पता है 1 पाई के मल्टीपल में फेज डिफरेंस चेंज होता है। सपोज जब यहाँ पे पहुंची तो इसका फेज है 4 पाई, फॉर एग्जांपल ये 4 पाई के फेज पे। उसी तरह से आपके पास एक दूसरा सोर्स भी है जो यहाँ पे फॉल हो रहा है। सपोज जब ये यहाँ पे पहुंचता है तो उसका भी फेज 4 पाई का ही है विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन, तो दे आर सेड टू बी कोहेरेंट। दोनों में सेम फेज है तो कोहेरेंट है। दूसरा ऑप्शन, सपोज अगर ये पहला वाला 4 पाई के फेज में है और दूसरा वाला 8 पाई के फेज में है, तो फेज डिफरेंस कितने का है? 8 पाई माइनस 4 पाई, 4 पाई का। अब इसके बाद अगर वो आगे प्रोसीड करते हैं दोनों मिलके, तो आप किसी भी पॉइंट पे उनका आपस का फेज डिफरेंस निकालो, वो फेज डिफरेंस हर जगह पे 4 पाई 4 पाई 4 पाई ही होना चाहिए। अगर ऐसे दो सोर्सेस है आपके पास जहां पे या तो दोनों सेम फेज में हो तो ऑब्वियसली फेज डिफरेंस जीरो रहेगा उस जगह पे, या तो फिर उनके बीच अगर फेज डिफरेंस है तो वो फेज डिफरेंस थ्रू आउट सेम होना चाहिए, तो दैट टाइम दे आर नोन एज कोहेरेंट सोर्सेस। सो व्हाट डू यू मीन बाय कोहेरेंट सोर्सेस? Two sources which are either in the same phase or they have constant phase difference, that is known as coherent sources। ये definition आप खुद से लिख लेना, वीडियो पॉज करके लिख सकते हो। Two sources are said to be coherent which are either in the same phase or they have constant phase difference throughout। अगर वो constant phase difference नहीं होगा तो क्या होगा? फिर दोनों के फेज डिफरेंस रैंडमली मिक्सअप होते रहेंगे, और जब रैंडमली मिक्स होंगे तो ऑब्वियसली कहीं वो ऑल्टरनेट ब्राइट और डार्क बैंड भी रैंडमली बनेंगे, तो कहीं पे क्लोजली स्पेस जाएंगे, कहीं पे वाइडली स्प्रेड जाएंगे, तो ऑब्वियसली है कि यू विल नॉट गेट दैट टाइप ऑफ पैटर्न। दूसरा, द टू सोर्सेस मस्ट बी इक्वली ब्राइट। इसका क्या मतलब होता है इक्वली ब्राइट?
एज यू नो कि ब्राइटनेस ऑफ लाइट किस पे डिपेंड करती है? ब्राइटनेस मतलब इंटेंसिटी बोल सकते हो आप, और इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करती है? मैंने पिछले लेक्चर्स में बताया, इट डिपेंड्स ऑन एम्पलीट्यूड। जब मैं बात कर रहा हूं कि दो सोर्सेस इक्वली ब्राइट होने चाहिए, इसका मतलब क्या होता है? दोनों की इंटेंसिटी सेम होनी चाहिए। इंटेंसिटी सेम कब होगी? जब दोनों के एम्पलीट्यूड सेम होंगे। इन केस अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या प्रॉब्लम होगा? देखो प्रॉब्लम कहां पे होगा? मान लो मैंने अगर दो वेव्स लिए इक्वल एम्पलीट्यूड के, तो क्या होगा? इस तरह से दोनों सुपरइम्पोज होंगे। पहली वेव का एम्पलीट्यूड ए, दूसरी वेव जो होगी वो भी उसका भी एम्पलीट्यूड ए, वो भी उसी को ओवरलैप करेगी, और जब रिजल्टेंट आएगा तो मेरा एग्जैक्टली डबल द एम्पलीट्यूड मिलेगा। ए पहले वाले का ए, दूसरे वाले का ए, तो रिजल्टेंट मेरा हो जाएगा 2a। ऑब्वियसली मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिल रहा है मुझे, तो ब्राइट मोड मिलेगा। और जब दोनों आउट ऑफ फेज ओवरलैप करेंगे ए ए, तो दोनों का एम्पलीट्यूड अभी भी ए और ए ही है सेम। अब यहाँ पे दोनों का डिफरेंस होता है, तो डिफरेंस ए और ए का निकालोगे तो क्या आएगा? 0। मतलब यहाँ पे परफेक्टली ब्राइट मिलेगा और यहाँ पे परफेक्टली डार्क बैंड मिलेगा, जरा भी लाइट नहीं होगी। बट इन केस अगर दोनों के एम्पलीट्यूड सेम नहीं है, एम्पलीट्यूड सेम नहीं है, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। मान लो एक का एम्पलीट्यूड ए है, दूसरे का एम्पलीट्यूड 2 है, तो दोनों को आप ऐड कर रहे हो तो एम्पलीट्यूड 3a तो होगा ही होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी भी मैक्सिमम है। बट जब इस केस में आप डिफरेंट एम्पलीट्यूड्स के वेव्स को इंटरफेयर करोगे, लाइक a और 2a को, तो इनका डिफरेंस तो 0 नहीं होगा ना, इट विल बी मैग्नीट्यूड वाइज a के बराबर होगा। तो यहाँ पे कंप्लीटली आपको डार्क नहीं मिलेगा। ब्राइट तो ब्राइट मैक्सिमम मिलेगा, बट जहां पे डार्क मिलना चाहिए वहां पे कंप्लीट डार्क नहीं मिलेगा। दैट इज द प्रॉब्लम, द टू सोर्सेस मस्ट बी इक्वली ब्राइट। ओके, ये हमारी सेकंड कंडीशन है। थर्ड कंडीशन की बात करते हैं। द टू सोर्सेस मस्ट बी ऑफ सेम वेवलेंथ। बहुत अच्छा होगा अगर दोनों की वेवलेंथ भी सेम हो, तो दोनों की वेवलेंथ सेम होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? देख लो वो भी। सपोज अगर मैंने दो वेव ली सेम वेवलेंथ की, ये पहले वेव का एक वेवलेंथ हो गया, दूसरा मैंने वेव लिया वो भी सपोज इस तरह से ओवरलैप कर रही है, एम्पलीट्यूड हो सकता है डिफर हो, बट अगर वेवलेंथ सेम है तो कट टू कट ओवरलैपिंग होगी। आप देख सकते हो हर दोनों पॉइंट पे दोनों वेव सेम फेज में ही है हर जगह पे। बट अगर दोनों के वेवलेंथ अलग अलग हुए, तो ये मेरी पहली वेव है, दूसरी वेव का अगर वेवलेंथ ज्यादा है तो क्या होगा? ऐसी ओवरलैपिंग होगी, और ये ओवरलैपिंग में ऑब्वियसली आपको रैंडम फेज डिफरेंसेस मिलेंगे हर जगह पे। यहाँ तो आपको ब्राइट टू ब्राइट दिख जाएगा, लेकिन यहाँ पे देखो कैसा ओवरलैपिंग हो रहा है, यहाँ पे कैसा ओवरलैपिंग है, तो प्रॉपर ब्राइट और डार्क बैंड्स नहीं मिल सकते आपको। तो इसके लिए चाहिए आपको सेम वेवलेंथ के सोर्सेस। नेक्स्ट पॉइंट होता है द टू सोर्सेस मस्ट बी नैरो। मतलब जो दो सोर्स ऑफ लाइट ले रहे हो वो नैरो होना चाहिए, पतला होना चाहिए बिल्कुल। जैसे मैंने एक पहला सोर्स ऑफ लाइट यहाँ पे रखा, दूसरा सोर्स ऑफ लाइट यहाँ पे रखा है, और ये लाइट एमिट कर रहे हैं। तो अगर सोर्स जितना ही ब्रॉड होगा उससे उतनी ही ज्यादा वेव्स निकलेंगी, ये जितना ज्यादा ब्रॉड लोगे उतनी ज्यादा वेव्स यहाँ पे निकलेंगी। तो जितनी ज्यादा वेव्स आपस में इंटरफेयर करेंगी, ऑब्वियसली इरेगुलरिटीज बढ़ने के चांसेस उतने ही ज्यादा होंगे। तो अब जितना सोर्स को नैरो कर दोगे उतनी कम वेव यहां से निकलेंगी, और आपस में इंटरफेरेंस भी मिनिमम नंबर ऑफ वेव्स का होगा। एज ए रिजल्ट इरेगुलरिटी के चांसेस भी कम हो जाते हैं। सिंपल है। कोई भी चीज जब आप बल्क में करने जा रहे हो तो ऑब्वियसली वहां पे एरर के चांसेस बढ़ जाते हैं। जब आप उसको मिनिमम स्टॉक में कर रहे हो तो ऑब्वियसली वहां पे एरर के चांसेस भी आपके कम होते हैं। तो यही रीजन है कि सोर्सेस मस्ट बी नैरो। उसके बाद कुछ एक्सपेरिमेंटल चीजें, the two sources must be very close to each other। दोनों सोर्सेस के बीच का सेपरेशन बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब अगर आप दो सोर्सेस ले रहे हो, मान लो ये पहला सोर्स है दूसरा सोर्स है, मैंने किसी ऐसे सोर्स लाइट ऑन किया हुआ है उसको, ये लाइट आपस में मिलने वाली है, तो बट इनके बीच का जो आपस का सेपरेशन है ना वो बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये इसका कोई एक्सपेरिमेंटल ये प्रूफ आपको थ्योरेटिकली मैं नहीं बता सकता, बट एक्सपेरिमेंटली कैसा है, इट इज वेरीफाइड कि आप बहुत ज्यादा दोनों को सोर्स को दूर रख के फिर फोकस करोगे तो पैटर्न इतना अच्छा नहीं बनता। बट जब जितना नजदीक लेके आओगे दोनों सोर्सेस को, पैटर्न बनने नीट एंड क्लीन बनने के चांसेस उतने ही ज्यादा होते हैं। इसलिए सोर्सेस मस्ट बी वेरी क्लोज टू ईच अदर। सिक्स्थ पॉइंट आता है द डिस्टेंस बिटवीन
source and screen should be maximum. The distance between source and screen should be maximum. मतलब ये मेरा अगर सोर्स है, सपोज सामने यहाँ पे मैंने स्क्रीन रखी हुई है, मैं यहाँ से लाइट फोकस करने वाला हूँ, दोनों लाइट आपस में इंटरफेयर करेंगे और यहाँ पे गिरेंगे, तो जो स्क्रीन और सोर्स के बीच का डिस्टेंस है वो जितना ज्यादा रहेगा पैटर्न उतना ही क्लियर और शार्प बनता है। आप जितना नजदीक लेके आओगे स्क्रीन और सोर्स ऑफ लाइट को, पैटर्न की शार्पनेस खत्म होती जाती है। तो दिस आर द एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशंस, आप ये करके देखोगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। सो जितना ज्यादा डिस्टेंस और स्क्रीन और सोर्स के बीच का डिस्टेंस होना चाहिए मैक्सिमम। लास्ट बट नॉट द least, the two sources must be in the same state of polarization. दो के दोनों सोर्सेस का जो पोलराइजेशन, मतलब आपको अगर आप अनपोलराइज लाइट की जगह पे प्लेन पोलराइज लाइट लो तो बहुत अच्छा है। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे ये प्लेन पोलराइज लाइट क्या है। ये प्लेन पोलराइज लाइट मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया हुआ है अच्छी तरह से। तो अगेन फिर से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने वो नहीं देखा होगा तो समझ लो, पहले जाके उस टॉपिक को स्टडी में लो, व्हाट इज पोलराइजेशन ऑफ लाइट। ओके, सीक्वेंस में मैंने सारे वीडियोस डाले हुए। और अब देखो कंडीशन यहाँ पे क्या आती है, टू सोर्सेस मस्ट बी इन द सेम स्टेट ऑफ पोलराइजेशन। मतलब अगर दोनों वे सोर्सेस के पार्टिकल सेम प्लेन में वाइब्रेट कर रहे हो तो बहुत अच्छा होगा, आपको एक क्लियर कट शार्प पैटर्न मिलेगा। बट अगर एक का पार्टिकल वर्टिकली वाइब्रेट कर रहा है, दूसरे का पार्टिकल हॉरिजॉन्टली वाइब्रेट कर रहा है, तो अगेन यू विल गेट एरर्स इन दिस स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न। तो ये थी बच्चों कुछ कंडीशंस। अगर इन सारी कंडीशंस को हम फुलफिल कर लेते हैं तो डेफिनेटली यू विल गेट अ क्लियर शार्प स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न। तो क्या क्या कंडीशंस है एक बार फटाफट गो थ्रू कर लेते हैं वीडियो स्टॉप करने से पहले। सोर्सेस मस्ट बी कोहेरेंट। कोहेरेंट का मतलब two sources which are in the same phase or they have constant phase difference throughout. Then sources must be equally bright. Equally bright का मतलब same intensity, same amplitude. They should be of obviously same wavelength होने चाहिए, दोनों की wavelength same हो, narrow होना चाहिए, ज़्यादा broad नहीं लेना चाहिए source आपको। Then sources must be very close to each other, दोनों sources के बीच का separation कम से कम हो। Then distance between source and screen should be maximum. Apart from that, the two sources must be in the same state of polarization. मतलब दोनों का जो plane of vibration होगा या plane of polarization होगा वो same होना चाहिए। तो अगर इन कंडीशन को हम फुलफिल कर लेते हैं तो डेफिनेटली वी आर एबल टू गेट अ क्लियर स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न। सो होप आपको सारी पॉइंट्स क्लियर हो, नहीं हो तो रिवाइंड करके फिर से एक दो बार देखो, और फिर भी कुछ डाउट होगा तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। ओके, थैंक यू।